हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। दोस्तों आज हाजिर है आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके संगीत के एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए फटाफट से रिवीजन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। लेकिन दोस्तों उससे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि यहाँ पे जो है दोस्तों रेगुलर ही आपका जो सेट प्रैक्टिस चल रहा है स्टेट के पेपर 1, 2 या फिर बात कर ले बीपीएससी, तो जो दोस्तों पूछे जाते हैं प्रश्न वो इम्पोर्टेंट शामिल है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट हम लोग तैयार हैं। उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने अपने प्यारे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लिया होगा। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे कि प्राचीन काल में ध्रुपद के प्रत्येक भाग के कितने चरण होते थे। चरण या फिर आप लोग खंड भी इसको कह सकते हैं। तो प्राचीन काल में ध्रुपद के प्रत्येक भाग, तो ध्रुपद के कितने भाग होते थे? 4 भाग होते थे, जैसा कि आप लोग पता है। और ये चारों भाग के कितने भाग होते थे, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो प्रश्नों को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या है कि प्राचीन काल में ध्रुपद के प्रत्येक भाग के कितने चरण होते थे। तो प्रत्येक भाग के अगर हम चरणों की बात कर ले तो 4 चरण होते थे। ठीक है, पहला हमारा जवाब हो गया 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरे नंबर के प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो दूसरा प्रश्न है हमारा कि ध्रुपद की कितनी वाणियाँ प्रचलित है। तो ध्रुपद की वाणियों की अगर हम बात कर ले तो ध्रुपद की 4 वाणियाँ प्रचलित है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्रुपद की 4 वाणियाँ प्रचलित है। कौन कौन से वाणी हो जाएंगे दोस्तों? बात कर ले तो खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी, ये आपके 4 वाणियाँ प्रचलित हैं ध्रुपद के। ठीक है, अगला प्रश्न रहने वाला है हमारा कि अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग VVI लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गौड़ी गीति से ध्रुपद के किस वाणी का विकास माना जाता है। तो गौड़ी गीति से ध्रुपद का वाणी की अगर विकास की हम बात करें तो याद रखना है गौड़ी गीति से किसका हुआ है। तो गौड़ी गीति से गौहार वाणी। ठीक है, गौड़ी से गौहार, ग फोर गौड़ी, ग फोर गौहार। ठीक है, तो गौहार वाणी, गोबरहार वाणी भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गीतियों की संख्या कितनी बताई गई है। तो गीतियों की संख्या की हम बात करें तो गीति कितने प्रकार के? गीति 5 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, गीति की संख्या कितनी? 5। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों 5 नंबर का कि सारंगदेव ने कितने ग्राम राग माने हैं। तो सारंगदेव के अनुसार अगर हम ग्राम राग की अगर हम बात कर ले तो ग्राम राग सारंगदेव ने कितने माने हैं? 20 ग्राम राग माने हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, 20 ग्राम राग। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा एक प्रकार गीति का नहीं है। तो गीति का प्रकार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्या क्या होता है, शुद्धा होता है, भिन्ना होता है, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की गीति मैंने ऊपर अभी आपको बताया। तो कौन कौन से प्रकार? शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो शुद्धा हो जाएगा, भिन्ना हो जाएगा, गौड़ी हो जाएगा आपका, गौड़ी, बेसरा और साधारणी होता है। याद रखिएगा, बेसरा और साधारणी। ठीक है, बेसरा और साधारणी, ये आपके 5 प्रकार हो गए। यहाँ पे कौन नहीं है? तो नहीं में हो जाएगा आपका रजनी। रजनी जो है क्या है? नहीं है। ठीक है, बाकी आपके ये 5 जो है गीति हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्लीनाथ ने किस ग्रंथ पर अपना टीका लिखा है। तो कल्लीनाथ की अगर हम ग्रंथ की बात कर ले तो कल्लीनाथ का जो ग्रंथ है वो कौन सा है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए। वो टीका जो लिखा गया है ग्रंथ के रूप में वो किस पे लिखा गया है? तो कल्लीनाथ ने जो टीका लिखा है वो लिखा है आपके किस पे? कल्लीनाथ संगीत रत्नाकर पे टीका लिखा है। ठीक है, कल्लीनाथ। चलिए इसका नाम बताइए फटाफट मुझे दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से। अगला प्रश्न है 8वां नंबर का कि कल्लीनाथ कहाँ के निवासी थे। तो कल्लीनाथ की अगर हम बात करें तो कल्लीनाथ कहाँ के निवासी थे? निवासी थे ये विजयनगर के। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने स्थापना किया था इसका। ठीक है, विजयनगर कहाँ है? तुंगभद्रा नदी के किनारे, और हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, थोड़ा सा जीके वाली भी बात मैंने बता दिया, क्योंकि यह भी दोस्तों आपके बीपीएससी के लिए तो ज़रूरी ही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्लीनाथ ने किसे दक्षिण का पंडित कहा था। तो कल्लीनाथ की अगर हम बात करें तो दक्षिण के पंडित जैसे कि किनको कहा गया था कल्लीनाथ के द्वारा? तो कल्लीनाथ ने कहा था किनको? गोपाल नायक को दक्षिण का पंडित कहा था। ठीक है दोस्तों, गोपाल नायक ये वही गोपाल नायक है जिनको जो है अमीर खुसरो के साथ जिनकी जुगलबंदी हुई थी, और अमीर खुसरो ने उसी समय मतलब ये अनाप शनाप जैसे कि होता है, यानी कि वर्ड
जो होते हैं प्रयोग किए जाते हैं, जिसका कोई कि सार्थक जो है वो शब्द नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, तो वो जिसका नाम है तराना। तो तराना का प्रयोग करके गोपाल नायक को छल से हराया था और यही गोपाल नायक को कल्लीनाथ ने दक्षिण का पंडित कहा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का। भातखंडे ने ध्रुपद का प्रचार भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक किया? तो ध्रुपद, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्रुपद जो है प्रायः आपको 4 ताल के साथ गाया जाने वाला एक गायन शैली है। ठीक है, तो ध्रुपद की 4 वाणियाँ हैं और इसमें आपके तो कहाँ प्रचार किए थे भातखंडे जी ने? तो ये आपके किए थे पंजाब में। ठीक है, जवाब हो जाएगा पंजाब क्षेत्र में जो है सर्वाधिक प्रचार किया गया ध्रुपद का। ठीक है, भातखंडे जी ने प्रचार किया था। वैसे अगर ध्रुपद की बात कर ले तो ध्रुपद के जो जनक माने जाते हैं, आविष्कारक माने जाते हैं, वो कौन? वो आपके मान सिंह तोमर, मान सिंह तोमर माने जाते हैं, तोमर। ठीक है, ग्वालियर के ये राजा थे, राजा मान सिंह तोमर को ही ध्रुपद के पितामह कहा जाता है या फिर ध्रुपद का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर है। प्रश्न की इनमें ख्याल की संगति किस ताल के साथ, यहाँ पे लाल हो गया लेकिन आप लोग को ताल देखना है। ठीक है, किस ताल के साथ की जाती है? तो इनमें ख्याल की संगति जो है, अगर तालों की बात कर ले तो ख्याल की संगति किस ताल के साथ होगा? तो यहाँ पे जो हमारा जवाब है 3 ताल, झुमरा ताल, 1 ताल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सभी जो है आपके सभी तालों के साथ जो है ख्याल की संगति की जाती है, इसलिए हमारा जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, 1 ताल भी होगा, 3 ताल भी होगा, झुमरा ताल भी हो जाएगा। बात कर ले साथ ही साथ तो आड़ा 4 ताल भी हो जाता है, तिलवाड़ा भी, और त्रिवट वगैरह में भी जो है ख्याल की संगति किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ख्याल के कितने भाग होते हैं? तो ख्याल के अगर भागों की बात कर ले तो ख्याल के वो वाला भाग नहीं आपको बताना है। ख्याल को कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक मैं बता दूं, पहला क्या होता है? ख्याल के पहले भाग को अस्थाई बोलते हैं और दूसरे भाग को अंतरा बोलते हैं। ठीक है, वो आपको ख्याल के भाग नहीं बताना है, एक छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल, वो आपके क्या हो गए? वो प्रकार हो गए, लेकिन भाग यही 2 हो गया आपका अस्थाई और दूसरा अंतरा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न अब हो जाएगा आपका, इनमें से किस राग में टप्पा का गायन किया जा सकता है? तो टप्पे के गायन के लिए जो है राग बताना है कि उपयुक्त राग इनमें से कौन है? तो जवाब हो जाएगा हमारा काफ़ी। ठीक है, काफ़ी हमारा सही जवाब हो जाएगा कि टप्पा जो है काफ़ी राग में गाया जा सकता है। वृंदावनी सारंग नहीं होगा, बसंत भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टप्पा गायन शैली में किस रस की प्रधानता होती है? तो टप्पा गायन में अगर प्रधानता की बात कर ले, रस की हम बात करें, रस सबसे पहले बताएं कि रस कितने प्रकार के हैं? तो रस 8 प्रकार के माने हैं। कौन? भरत ने। ठीक है, भरत ने 8 प्रकार के रसों के बारे में वर्णन किया है। और ये टप्पा किस रस में किस रस की प्रधानता होती है टप्पा गायन शैली में? तो जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है टप्पा किस लय में गाया जाता है? तो टप्पे की अगर लय की हम बात कर ले तो टप्पा किस लय में गाया जाता है? तो टप्पा का लय हो जाएगा द्रुत। ठीक है, टप्पा द्रुत लय में गाया जाता है। इसकी बनावट कैसी होती है दोस्तों? तो इसकी बनावट जो होती है वो छोटी बनावट होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, मल्ललच्छ संगीतम इनमें से किन की रचना है? तो रचना के बारे में बताना है कि मल्ललच्छ संगीतम जो है किन की रचना हो जाएगी? ये आपके भातखंडे की रचना हो जाएगी। बात कर ले साथ ही साथ क्रमिक पुस्तक मालिका की, तो इसके भी रचयिता कौन है? भातखंडे जी हैं। संगीत रत्नाकर की अगर हम बात कर ले तो इसके भी रचयिता आपके सारंगदेव हो जाते हैं, संगीत रत्नाकर के। और भातखंडे के और कौन कौन सा पुस्तक है? भातखंडे संगीत शास्त्र, ये भातखंडे के हो जाएंगे। नारद की बात करें तो नारद का नारदीय शिक्षा हो जाता है, नारदीय संगीत मकरंद है, वो नारद के द्वारा लिखा गया है। लोचन की बात करें तो राग तरंगिणी लोचन का पुस्तक है। पलूस्कर की बात करें तो बाल संगीत, महिला संगीत, ये सब जो है किनकी कृति है? ये सब पलूस्कर जी की कृति है। तो इनमें से मैंने सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया, आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक किनकी रचना है? तो यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक की अगर हम बात कर ले तो ये रचना हो जाएंगे, इनका पूरा नाम क्या है? सर सौरेंद्र मोहन टैगोर। ठीक है, सर सौरेंद्र मोहन टैगोर जो कि यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के रचनाकार है। ठीक है, सर सौरेंद्र मोहन टैगोर याद रखना है। अगला प्रश्न है तानसेन अकबर के दरबार से पहले किसके दरबारी गायक थे? दोस्तों देखिए, तानसेन जो है ना वो पहले किसी के दरबार में गायक थे।
तो वो बाद में कहाँ आ गए, अकबर के नाम से वो जाने लगे कि अकबर के दरबारी गायक कौन, तानसेन। लेकिन तानसेन जो है वो अकबर से भी पहले कहीं वो दरबारी गायक रह चुके थे। तो किसके दरबार में थे, जवाब देना है। सही जवाब हो जाएगा राजा राम। ठीक है, राजा राम। ये दोस्तों अगर बात कर ले ये किसके दरबार में थे, राजा राम जी। तो राजा राम जी के बारे में क्या बताना है, वो बताना है आपको कि दरबारी थे वो रीवा नरेश राजा राम के। ठीक है, रीवा के राजा थे राजा राम। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, अकबर के दरबार में कुल कितने संगीतज्ञ थे। तो अकबर की अगर हम दरबार की बात करें तो ये आपके आईने अकबरी के अनुसार बताया जाता है कि अकबर के दरबार में कुल कितने 36 संगीतज्ञ थे। कितने, 36। ठीक है, और आईने अकबरी जो है ग्रंथ उसमें ही यह मिलता है कि अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ रहा करते थे। और आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो वो बताना है अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल को आईने अकबरी का लेखक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति का संबंध किन के दरबार से रहा है, या फिर आपसे अगर पूछा जाए कि विद्यापति किन के दरबारी गायक थे, तो आपको क्या जवाब देना है, जवाब देना है राजा शिव। ठीक है, राजा शिव सिन्हा के दरबार में कौन थे, विद्यापति, जो कि मैथिल कोकिल के भी नाम से जाने जाते हैं। मैथिली कवि थे ये, कवि के नाम से भी इनकी बहुत अच्छी अच्छी जो है कविताएं भी है विद्यापति की। तो ये आपके गायक भी रहे हैं किनके दरबार में, तो मैथिल नरेश, ये आपके राजा शिव के दरबार में। चलिए अगला प्रश्न है, माधव संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। माधव संगीत विद्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ स्थित है, तो माधव संगीत जैसा कि जानते हैं आप लोग कहाँ है, ये आपके ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि भारतीय संगीत विद्यापीठ कहाँ स्थित है। देखिए वो था आपका माधव संगीत, तो वो आपने जवाब दिया ग्वालियर। अगला है यहाँ पे भारतीय संगीत विद्यापीठ, तो संगीत विद्यापीठ की अगर हम बात कर ले तो वो कहाँ हो जाएंगे, मुंबई। भारतीय संगीत विद्यापीठ जवाब हो जाएगा कहाँ है, तो वो आपका मुंबई में है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें, इनमें से कौन सा संस्थान कोलकाता में स्थित है। देखिए कोलकाता की हम बात करें तो संगीत रिसर्च एकेडमी ये कोलकाता में ही स्थित है। आर्य संगीत विद्यापीठ यह भी कोलकाता में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहने वाला है, उपर्युक्त दोनों। सी हमारा आंसर रहेगा, उपर्युक्त दोनों। यानी कि कोलकाता में कौन कौन सा है, संगीत रिसर्च एकेडमी पूछे कहाँ है तो बताना है कोलकाता में है। आर्य संगीत विद्यापीठ अगर पूछे कहाँ है तो वो भी बताना है कोलकाता में। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आपके दो प्रश्न सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 24 नंबर, संगीत समाज कॉलेज कहाँ स्थापित है। संगीत समाज कॉलेज की अगर हम बात कर ले तो वो कहाँ स्थापित है, तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का मेरठ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा संगीत का विद्यालय है, तो संगीत समाज कॉलेज। ठीक है, कहाँ, मेरठ में। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉलेज फॉर गर्ल्स कहाँ स्थित है। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा कि ऑल इंडिया म्यूजिक कॉलेज फॉर गर्ल्स कहाँ स्थित है, तो जवाब हो जाएगा यहाँ पे आपका कोलकाता। ठीक है, ऑल इंडिया म्यूजिक कॉलेज फॉर गर्ल्स कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न कि इनमें से कौन सा संस्थान नागपुर में स्थित है। तो नागपुर में स्थित है, नागपुर के संस्थान के बारे में बताना है कि नागपुर में कौन सा संस्थान जो है वो स्थापित है। थोड़ा सा मैंने छोटा किया इसको दोस्तों ताकि पूरा जो है बहुत अच्छे से आ जाए ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो बताना है वो जवाब हमारा क्या हो जाएगा, चतुर संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो ये नागपुर में है। ठीक है, प्रश्न आपको देखिए दोस्तों किस तरह से यहाँ पे घुमा घुमा कर पूछा गया है, यह चीज़ आपको ध्यान देना है। बीपीएससी कुछ नहीं बस सेम रहता है सब कुछ, लेकिन प्रश्न आपको इस तरह से घुमाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग को चारों तरफ से जो है तैयार रहना है, बीपीएससी और स्टेट के लिए भी। जैसा कि स्टेट का पेपर 1 का एग्ज़ाम तो हो चुका है, बस 2 वाले जो है आपके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जो है जल्दी डाउनलोड आप लोग का भी होगा ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है पूछा, नागपुर में स्थित है कौन, तो चतुर संगीत महाविद्यालय कहाँ है, नागपुर में। चलिए अगला प्रश्न, भातखंडे संगीत विद्यालय कहाँ स्थित है। तो भातखंडे संगीत विद्यालय की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है स्थित, ये आपके हो जाएंगे जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में स्थित है भातखंडे संगीत विद्यालय, कहाँ है तो जबलपुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछ रहा है हमारे पास
कि भातखंडे का जन्म कब हुआ था। देखिए जन्म बताना है भातखंडे जी का, तो जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था भातखंडे जी का 1860 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों कब हुआ था, 1860 ईस्वी में भातखंडे जी का जन्म हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा छोटा और एडजस्ट हो गया। तो जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1860। डेट पूछे तो 10 अगस्त 1860। यहाँ पे देखिए अगर बात कर ले 1897, ये किनका डेट ऑफ बर्थ है, तो ये है आपका पंडित ओमकारनाथ। ठीक है, ओमकारनाथ, पंडित ओमकारनाथ का जन्म कब हुआ था, 1897 ईस्वी में। और ये 1886 जो है ये कौन थे, ये थे आपके फैयाज खां। ठीक है, फैयाज खां जो कि आगरा घराने के थे, ओमकारनाथ ग्वालियर घराने के थे। और ये आपके भातखंडे जी 1860 ईस्वी में जन्म हुआ। और 1872 की हम बात करें तो ये पलूस्कर जी का जन्म हुआ था, पलूस्कर। ठीक है, पलूस्कर जी का जन्म कब हुआ था, 1872 ईस्वी में। तो आपको सब याद कर लेना है, 1860 में भातखंडे जी, 1872 में पलूस्कर जी, और ये आपका 1897 बात करें तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, 1886 की बात करें तो फैयाज खां। और अगर दोस्तों यहाँ पे अगर +1 करके 1887 अगर आप ले लेंगे तो फिर ये आपके हो जाएंगे 1887 में कौन, भिखारी ठाकुर। याद रखिएगा, ठीक है, ये आपके हो जाएंगे भिखारी ठाकुर 1887। तो मैंने जितना बोला आप लोगों ने उतना सुन लिया होगा, अच्छे से कवर भी नोट भी कर लिया होगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जो था डेट ऑफ बर्थ, जितने का भी मैंने डेट ऑफ बर्थ बताए ये सारे के सारे जो हैं बराबर पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, ठुमरी कितने अंगों से गाई जाती है। तो ठुमरी की अगर हम बात करें कितने अंग से, तो ठुमरी 2 अंगों से गाई जाती है मेरे दोस्तों। कौन कौन से, तो एक हो जाता है आपका पूरब अंग और एक हो जाता है आपका पंजाब अंग। ठीक है, पूरब अंग की ठुमरी की अगर हम बात करें तो इसमें आपका हो जाएंगे लखनऊ और बनारस। ठीक है, लखनऊ और बनारस पूरब अंग में, और पंजाब में पंजाब साइड के क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पंजाब अंग की ठुमरी गाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, तान वर्णम किस लय में गाया जाता है। तो तान वर्णम की अगर हम लय की बात करें तो तान वर्णम, जैसा कि आप लोग तान समझ के तान का मतलब तो तानना होता ही है, लेकिन तान वर्णम ये दक्षिण का है, तो ध्यान रखना है इसको किस लय में गाया जाता है। तान वर्णम ये आपके मध्य लय में गाए जाते हैं तान वर्णम। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों के जो है 30 प्रश्न जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे आपके यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करवा दिए हैं इम्पॉर्टेंट। दोस्तों अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन को दोस्तों आप लोग ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर सेट प्रैक्टिस जो है दोस्तों आप ही के लिए चल रहा है। और मुझे आप लोग फीडबैक दीजिए, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा है। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो आपको सब्सक्राइब बिल्कुल ही करना चाहिए। और दोस्तों क्योंकि ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सेशन जो है आप लोग के बीच में आने वाले हैं बहुत सारे, क्योंकि एग्ज़ाम की रिवीजन जो है आपके लिए अभी से ही मैं करवाना स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद और जय भारत।